हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 12 फुल फंडा। आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे हम लोग, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। इसके साथ ही साथ जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा सॉलिड स्टेट। तो आज के इस वीडियो से हम लोग सॉलिड स्टेट से ही स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में तोड़ा गया, मतलब 3 से 4 वीडियोस मिलेंगे इस चैप्टर की। सबसे पहला जो वीडियो है उसमें हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में जानेंगे, उसके क्लासिफिकेशन यानी कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या क्या टाइप्स होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री वीडियोस मिलने वाले हैं। पूरे क्लास 12 के केमिस्ट्री, आगे फिज़िक्स एंड मैथ के सारे चैप्टर्स के नोट्स, पीडीएफ्स, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए चलते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैटर के बारे में पढ़ लेते हैं। मैटर क्या होता है दोस्तों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कपबोर्ड, ये पेन, पेंसिल, ये सारा कुछ हमारा क्या है? मैटर है। तो मैटर को डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे। एनीथिंग दैट occupies space and have some mass is called मैटर। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर को क्लासिफाई किया गया दो बेसिस पे। मैटर को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया दो बेसिस पे। कौन कौन सा बेसिस है दोस्तों? तो सबसे पहले हमारा क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का मतलब क्या होता है? दिखने में कैसे है, इसके आधार पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? किस चीज़ से मिलकर के बना है, अंदर क्या है, जब उसके बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सबसे पहले हमारा सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन गैस। सॉलिड क्या होता है? वैसा मैटर जिसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, रबड़, वाइट बोर्ड, स्केल, जो भी चीज़ हमारा जिसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। दूसरा जो है वो हमारा लिक्विड। लिक्विड का क्या फिक्स्ड होता है? वॉल्यूम जो होता है ये फिक्स्ड होता है, बट इसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि पानी या फिर दूध, ये सारा क्या है? हमारा लिक्विड है। सबका वॉल्यूम फिक्स्ड है, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 लीटर वाटर या फिर 1 लीटर मिल्क, बट उसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। मतलब उसको हम लोग जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उस कंटेनर का शेप उस समय के लिए ले लेता है। और थर्ड जो है हमारा वो क्या? हमारा गैस है। गैस का क्या होता है? ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। ठीक है, मतलब ये जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना ही वो फिक्स्ड होता है, और जो शेप, ये किसी भी शेप में रह सकता है। तो ये हमारा क्या है? गैस है।
ये हमारा फिज़िकल क्लासिफिकेशन, यानी देखने के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पानी हम लोग को देखने से ही पता चल जाता है कि वो क्या है, लिक्विड है, हवा क्या है, गैस है, और सॉलिड पार्ट जो भी सॉलिड मटेरियल है वो सॉलिड है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, देखने के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन। वही दूसरा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर क्या है, तो इसके बेसिस पे हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है प्योर और दूसरा हमारा होता है मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्या है, प्योर। प्योर में मतलब, प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है। ठीक है, जब कभी भी मिलावट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। और वही जब इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, जब क्या आ जाता है, मिलावट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, फिर मिक्सचर को हम लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है होमोजेनस और दूसरा है हेट्रोजेनस। होमोजेनस क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग दो या दो से अधिक चीज़ों को इस तरह से मिलाते हैं कि वो एक दूसरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अगर आसान भाषा में बोले तो जब हम लोग दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ को मिलाते हैं और हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि जब हम लोग चीनी को क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, या फिर नमक को जब हम लोग क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो चीनी मिलने के बाद हम लोग शुगर पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं नेक्ड आई से, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। वही हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, जब क्या कर पाए, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ, अगर आसान भाषा में बोले, और अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे कि जब आप सैंड को पानी में मिलाएंगे तो हम लोग सैंड पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्ड आई से, तो वो हमारा क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, इधर आते हैं अब प्योर पे। प्योर की अगर बात करें तो प्योर में हमारा दो होता है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, जब सेम तरह का एटम प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और एलिमेंट को अगर डिफाइन करें तो एलिमेंट कैसे डिफाइन होता है दोस्तों, वैसा वैसा मैटर जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड अदर कंपाउंड्स में या फिर अदर पार्ट में, जब हम लोग उसको सब डिवाइड नहीं करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, वैसा मैटर जिसको हम लोग फर्दर डिफरेंट मटेरियल्स में सब डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट का क्या एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारा हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलता है तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे कि H2O, NH3। ठीक है, वाटर, अमोनिया, ये सारा हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो ये क्या है, हमारा मैटर का बेसिक क्लासिफिकेशन, फिजिकल बेसिस पे एंड केमिकल बेसिस पे। आज के इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। आज पूरा का पूरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड्स क्या बताया कि जिसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ये टाइटली पैक्ड रहता है, मतलब इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है। ये वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये हमारा बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड का किससे कम होता है इन कंपैरिजन टू गैस। ये हमारा है लिक्विड, ये हमारा गैस, और ये हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक है, ओके। तो ये हमारा है सॉलिड, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहता है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहता है। ठीक है,
और यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उसका मतलब क्या होता है, वो कम रहता है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इन कंपैरिजन टू गैस कम होता है। और गैस का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है ये सबसे ज़्यादा होता है लिक्विड और सॉलिड के भी तुलना में। अब सॉलिड में क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही क्या होता है, ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, तो जब एक दूसरे को वो क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, तभी वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, नज़दीक होगा। और उसी की वजह से क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होगा। लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज़्यादा होता है, और गैस का क्या होता है, इन सब से कम होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सॉलिड का हम लोगों ने देखा कि फिक्स्ड शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये क्या करता है, बस ऑक्सीलेट करता है अपने मीन पोजीशन पे, यानी कि इसका जो पोजीशन होता है वो फिक्स्ड होता है, और ये बस अपने पोजीशन पे क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है, ये अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं है। तो ये क्या है आपका सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो सॉलिड्स होते हैं उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर distances are short। तीसरा क्या होता है, इंटर molecular forces are very strong। चौथा क्या होता है हमारा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब या तो वो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, आर फिक्स्ड about their mean position and can only oscillate about their mean position। तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड्स का फीचर। एक क्लास जो है कि सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहला डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो फिक्स्ड होता है अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि सॉलिड टू लिक्विड टू गैस,
ये कन्वर्जन होता कैसे है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बात करते हैं, तो वहाँ पे दो तरह का फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बात करते हैं, तो इनमें दो तरह का फोर्स एक्ट करता है। एक जो होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है थर्मल एनर्जी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये अट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो ये क्या करता है, इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाता है, ठीक है। एक दूसरे के क्या करता है, नज़दीक लाता है। वही थर्मल एनर्जी का काम क्या होता है, इसको ऑक्सीलेट कराने में, मतलब मूव कराने में। तो अब ये थर्मल एनर्जी के वजह से क्या होता है, ये जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, दूरी आता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये एक दूसरे को नज़दीक लाता है, और थर्मल एनर्जी क्या करता है, एक दूसरे से दूर भेजता है। तो जब क्या होता है सॉलिड में, सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है किससे, थर्मल एनर्जी से। इस वजह से क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे के नज़दीक रहता है। बट वही अगर क्या करते हैं, सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसको गर्म करने से क्या होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, थर्मल एनर्जी के रूप में होता है। अब उसके वजह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तेज़ ऑक्सीलेट करने लगता है, तेज़ मूव करने लगता है, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, और वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। और फिर जब इसको हीट करते हैं तो ये फिर किस में बन जाता है, गैस में बन जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे के नज़दीक रहेगा, दैट मीन्स सॉलिड। और फिर जैसे जैसे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा वो लिक्विड एंड देन गैस में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो सॉलिड्स को हमारा दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका क्रिस्टलाइन, और दूसरा जो है आपका वो है एमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल, एमॉर्फस जो होता है वो ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टल का मतलब हम लोग को पता है कि एक जो होगा वो उसका क्या होगा, शेप होगा। तो वैसा सॉलिड जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक तरह से अरेंज किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर शेप दे, तो वैसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इरेगुलर तरह से अरेंज कर दिया जाए, मतलब कोई पार्टिकुलर शेप ना आए, तो वैसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। जिसका कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बोले, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या किया जाए, एक पार्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वही क्या हो, एमॉर्फस को जब इरेगुलर तरह से अरेंज कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। जो भी प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है, एमॉर्फस होता है, जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है। बट वही अगर हम लोग डेस्क ले ले, ब्लैक बोर्ड ले ले, तो वो हमारा क्या होता है, उसका पर्टिकुलर शेप होता है, जिसमें हम लोग, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया हुआ रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बोले,
द सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब क्या हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया जाए तो वैसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। दो सॉलिड्स whose constituent particles, that is atom, molecules or ions, are arranged in a definite geometric pattern। ठीक है, वैसे सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो हमने अभी देखा, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक वे में अरेंज किया हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम रहता है, फिर जाके मे बी चेंज हो सकता है। फिर ये वाला जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक फॉलो करता है, फिर हो सकता है वो जाके आगे चेंज करे। तो ये क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब जो अरेंज किया हुआ रहता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम पैटर्न का रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। वही अगर एमॉर्फस का बात करें तो एमॉर्फस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, जिसका मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो थोड़ी दूर तक ही सेम पैटर्न पे था, फिर पैटर्न चेंज हो गया, फिर पैटर्न चेंज हो गया। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ट्रू सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न में होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। वही एमॉर्फस का जो होता है वो शेप फिक्स्ड नहीं होता है और इसके पास टेंडेंसी होता है क्या, फ्लो करने का। किस चीज़ का टेंडेंसी होता है दोस्तों, फ्लो करने का। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, पी साइलेंट, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब क्या होता है, सेमी सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड तो है बट वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, उसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने का, लिक्विड बनने का, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एनाइजोट्रॉपी, इसको आगे देख लेते हैं। एनाइजोट्रॉपी, एनाइजोट्रॉपी क्या होता है, ये हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एनाइजोट्रॉपी क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया, जब अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र कर रहे हैं, दोनों में जब सेम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आइजोट्रॉपी इन नेचर, और जब ये दोनों सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन आइजोट्रॉपिक इन नेचर। आइजो का मतलब होता है सेम, तो जब फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में सेम होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइजोट्रॉपिक इन नेचर, और जब फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइजोट्रॉपिक इन नेचर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनाइजोट्रॉपिक होता है, ठीक है, मतलब उसके अगर अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं तो वो अलग अलग होगा। और वही अगर एमॉर्फस सॉलिड का बात करें तो उस केस में अगर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करते हैं उसके फिज़िकल क्वांटिटीज़ को तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा क्या है, एनाइजोट्रॉपिक एंड आइजोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एमॉर्फस को भी डिफाइन कर लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होगा, those solids whose constituent particles क्या हो गए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। तो वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट arranged in a definite geometric pattern, ठीक है। वैसे सॉलिड जिसमें क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, वो एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या क्या फीचर हुआ कि वो ट्रू सॉलिड्स होता है, उसके पास टेंडेंसी नहीं होता है फ्लो करने का, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, वो जो होता है एनाइजोट्रॉपिक इन नेचर का होता है। तो अब इसके बेसिस पे आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को डिस्टिंग्विश कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन amorphous solid and crystalline solid, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी, ठीक है, एक में लिखेंगे क्रिस्टलाइन और तीसरे में हम लोग लिखेंगे एमॉर्फस, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका शेप का, ठीक है। तो शेप, अब ये बताइए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का शेप क्या होता है। तो जो क्रिस्टलाइन होता है उसका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज किया हुआ रहता है, जिसके वजह से उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। बट वही एमॉर्फस का बात करें तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो उसका एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो क्रिस्टलाइन में क्या लिखेंगे, इट हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक
और एमोरफस में क्या लिखेंगे, इट हैव इरेगुलर शेप। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा इसका, अभी देखा हम लोगों ने लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसका हम लोगों ने देखा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने दूर तक सेम पैटर्न में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें सेम पैटर्न दूर दूर तक रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और एमोरफस में क्या होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस तक रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इसके पास जो थर्ड आता है वो आता है नेचर। नेचर तो जैसा कि मैंने बताया जो क्रिस्टलाइन होता है वो क्या होता है, ट्रू सॉलिड्स। और जो एमोरफस होता है वो आपका क्या होता है, स्यूडो सॉलिड्स बोलो या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनाइजोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो ये जो होता है वो एनाइजोट्रॉपिक इन नेचर होता है। मतलब हर डायरेक्शन में जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो अलग अलग होता है। और ये जो होता है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसको हल्का सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से नज़दीकली रहता है और एक डेफिनेट पैटर्न में रहता है। तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है या तो वो 300 केल्विन पे मेल्ट होगा या 350 या 400 या 1000 जो भी लो, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो जाके क्या होगा, मेल्ट होगा। बट वही एमोरफस में क्या होता है, इट ग्रेजुअली softens over a range of temperature। वही एमोरफस के केस में क्या होता है, ये इसका एक रेंज रहता है कि इस रेंज में ही क्या होगा, ये मेल्ट होगा। जैसे कि 300 to 400 केल्विन, 1000 to 1100 केल्विन, जो भी ले लेते हैं तो इसका क्या होता है, एक रेंज होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जबकि क्या होता है, एक उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक और प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे छूट रहा है, वो है हमारा क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम लोग उसको कट करते हैं, कट करने पे कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब हम लोग उसको बीच से कट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, दो पार्ट मिलेगा। दोनों पार्ट क्या होता है, जब आइडेंटिकल होता है वो हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मतलब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अनआइडेंटिकल सॉरी आइडेंटिकल होता है, दोनों एक जगह एक जैसा होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बट वही जब हम लोग कोई भी अमॉर्फस चीज़ को कट करेंगे बीच से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्या है कौन क्या है, मतलब कि अनआइडेंटिकल है। वो हमारा क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या होता है,
both halves are identical, ठीक है, both halves are अनआइडेंटिकल। तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता था आज का वीडियो जो रहे वो शॉर्ट रहे। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, जो 7 तरह का बेसिक क्रिस्टल लैटिस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर हम लोग कितना नंबर ऑफ़ एटम्स होता है पर यूनिट सेल वो देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, डेंसिटी निकालना देखेंगे, एंड लास्टली डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बैठ के पूरा सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज को बैठ के पूरा सॉल्व करेंगे, एंड देन जेईई मेंस एंड नीट के क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो? आज के वीडियो से कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है आज के वीडियो में तो ज़रूर बताएं। और ये जो मैंने रफ़ आपको बनाया है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि जब मैं बैठूँ साथ में ही आप क्या करें, अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलें। होप सो आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप आगे भी इसी चैनल से पढ़ते रहें, जो कि पूरा फ्री है और अच्छे क्वांटिटी में आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें।